Hello students. Today we are going to start third part of electrochemistry. In this part we will discuss about Nernst equation and ionic conductivity. Outline of this part is recall of previous lectures, Nernst equation for half cell, then Nernst equation for a complete cell, conductance of electrolytic solution, factors affecting ionic conductance, molar conductivity, conductivity cell, and at the end we will discuss about variation of molar conductivity with concentration. In previous lectures, we have discussed about half cell, EMF and electrode potential value and their features, how oxidizing and reducing powers are varying. We have seen that. Then SHE, standard hydrogen electrode. After that, we are going to start today about Nernst equation. The first and foremost point is what is the need of Nernst equation. यहाँ देखिए अभी तक जितने हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं, सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए, सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। मतलब उस स्टैंडर्ड कंडीशन में होता क्या है कि आपको टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रूम टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1 बार होना चाहिए और कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का कितना होना चाहिए, यूनिमोलर होना चाहिए, मतलब 1 मोल पर लीटर होना चाहिए। जो भी सॉल्यूशन होगा उसका 1 मोल पर लीटर होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का ना हो तब क्या होगा, उस केस में ये इक्वेशन फेल कर जाता है। ई सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड तभी तक वैलिड है जब कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन का है। अगर 1 मोल पर लीटर से हटके है, कम या अधिक है, तो ये इक्वेशन फेल कर जाता है। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए नर्स्ट ने क्या किया, एक इक्वेशन प्रपोज किया जिसे हम लोग नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। तो अभी आपको बताया रिडक्शन पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस आर calculated through E cell equal to E naught cathode minus E naught anode. Reduction potential under non-standard conditions is determined using Nernst equation when concentrations of solution not equal to 1 mole per liter. मतलब 1 मोलारिटी दिया हुआ है, 1 कैपिटल M मीन्स 1 मोल पर लीटर मोलारिटी का यूनिट है। तो इस तरह से आपको 1 मोल पर लीटर से अलग होगा तो हमें इसके विषय में सोचना पड़ेगा। और इसी को रिजॉल्व किया किसने, नर्स्ट ने, जिसके ऑनर में हम लोग उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। यहाँ देखिए एक रिएक्शन हम लेते हैं, एम पर कितना चार्ज है, कैपिटल एम पर n प्लस, और जितना चार्ज रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन लगेगा, तब रिडक्शन होगा। तो हम लोग देखिए जब लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग किसका लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्मेट में ही लेते हैं। तो इसीलिए इक्वेशन हमने रिडक्शन फॉर्मेट में लिया है। और इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन देखिए, तो नर्स्ट इक्वेशन ये हाफ सेल, मतलब एक ही आयन है तो हाफ सेल हुआ, तो हाफ सेल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग, राइट हैंड का ऊपर रहता है कंसंट्रेशन ऑफ M सॉलिड बाई कंसंट्रेशन ऑफ MN प्लस एक्वस। तो ये हमें क्या है, हमने लिया यहाँ। अब देखिए जो M सॉलिड होता है उसका हम लोग कंसंट्रेशन क्या करते हैं, एक लेते हैं, यूनिटी लेते हैं। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्ट होता है इक्विलिब्रियम के बाद उसका कंसंट्रेशन में प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उसको हमने कांस्टेंट मान लिया, कितना 1, और हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग देखें 2.303 RT अपॉन F का वैल्यू लिया जाए, उसका वैल्यू पुट कर दिया जाए, R कितना 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर कितना 298 केल्विन, और फैराडे कांस्टेंट F क्या है, फैराडे कांस्टेंट उसका 96,500। तो इस तरह वैल्यू लीजिएगा 2.303 RT अपॉन F का वैल्यू लीजिएगा तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है इतना 0.059 इतना हो जाता है। तो उसके जगह पर वो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना हो गया, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई n लॉग 1 बाई MN प्लस। यहाँ बताए M सॉलिड का कितना लेते हैं 1, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन रिएक्शन में चेंज इक्विलिब्रियम पर नहीं होता। यहाँ नोटेशन हमने बताया आपको, E क्या है,
यहाँ कैपिटल ई जो हमने लिया है, ई है एक्चुअल हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड मतलब जब टेम्परेचर कितना हो 298 केल्विन, 1 बार प्रेशर हो तथा कंसंट्रेशन यूनिमोलर पर लीटर हो। और टेम्परेचर किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इस रिडक्शन प्रोसेस में, उसे लेते हैं। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना होता है 96,500 कूलम पर मोल। तो ये है आपका नेक्स्ट इक्वेशन रिलेशन। अब देखिए हम बताए थे आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या लेते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट माइनस ई लेफ्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां हम लोग जब सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखते हैं, आपको जो रिडक्शन होता है वो राइट हैंड साइड में होता है। देखिए जो यहाँ है तो हम लोग ई नॉट राइट लिख दिए, और जो ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड पर होता है और लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, तो एनोड वाला हमने ई माइनस ई नॉट लेफ्ट लिख दिया। अब देखिए हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो। रिडक्शन पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस इज डिटरमिन्ड यूजिंग नस्ट इक्वेशन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू 1 मोल पर लीटर। Thus, for the Daniell or galvanic cell और for electrochemical cell जो यहाँ हमने लिया है, उसके लिए सेल रिएक्शन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, देखिए जिंक कहाँ जा रहा है, जिंक से जिंक +2, तो जिंक को इधर लिख देंगे और जिंक +2 को राइट हैंड साइड में लेकर चले जाएंगे। इसी तरह देखिए कॉपर +2 जो पहले है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, कॉपर +2, और जो राइट हैंड साइड में उसको फिर कहाँ ले जाइए, राइट हैंड साइड में ले जाइए। इस तरह से आप इजिली, अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है और सेल रिएक्शन लिखने को कह दे तो ऐसे लिखते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों हाफ में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट में लिखिए, और जो राइट हैंड साइड में दोनों हाफ सेल का है उसे राइट हैंड साइड में लिख दीजिए। इस तरह से सेल रिएक्शन मिल जाएगा। और यहाँ आप कंप्लीट सेल के लिए अगर लिखना हो सेल रिएक्शन तो क्या लिखेंगे, कंप्लीट सेल के लिए आप सोचिए कैसे करेंगे। ई सेल क्या हो जाएगा, इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग जिंक +2 अपॉन कॉपर +2। और यहाँ सॉलिड वाले के लिए 1 1 हो गया, इसलिए हम इन्हें नेग्लेक्ट कर दिए, इनको हम लोगों ने छोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, फिर ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2। देखिए ये कितना 2.303 RT अपॉन F का वैल्यू कितना हो गया 0.059, और N का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि देखो कॉपर +2, कॉपर 0 में जाने में 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और जिंक +2 में जाने में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो लॉस गेन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन का ही है। हम लोग एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं, AABB, n इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, CCDD, जो स्मॉल लेटर्स हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, ये सभी क्या है, स्टोइकियोमेट्री है, नंबर है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के पहले जो नंबर रहता है वो नंबर है, मतलब स्टोइकियोमेट्री है। तो रिएक्शन के लिए हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.05916/n लॉग C टू द पावर C। जो स्टोइकियोमेट्री होता है वो कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। ये जो आप केमिकल इक्विलिब्रियम में K का वैल्यू पढ़े हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ले लेंगे डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स कर देंगे, और जो स्टोइकियोमेट्री होता है उसको हम पावर में कर देते हैं, जैसे C टू द पावर C, D टू द पावर D, A टू द पावर A, B टू द पावर स्मॉल b। यहाँ देखिए जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं इसका मतलब उस स्पीसीज का क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ दैट पार्टिकुलर स्पीसीज, और उसका हम लोग स्टोइकियोमेट्री जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में है उसको हम लोग कहाँ रख देंगे, पावर में रख देंगे। तो इस तरह से हमें नेक्स्ट इक्वेशन मिलता है। और जो सॉलिड कंपोनेंट होगा उसके लिए क्या ले लेंगे, यूनिटी ले लेंगे। तो एट इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो ई सेल जब 0 पुट कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.05916/n लॉग। और अभी अभी बताया हम लोग इसे इक्विलिब्रियम में क्या पढ़े थे, इसको हम के लेते हैं या केसी लेते हैं, के लेते हैं या केसी लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल इज रिलेटेड टू गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, दैट इज एबिलिटी टू do work, that is free energy ability with a system to do useful work। मतलब कुछ सिस्टम के पास वह एनर्जी जो वर्क करने के लिए अवेलेबल होता है, तो वह कितना होगा, अगर ई नॉट सेल पता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना होगा। देखिए डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल।
और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी आपको डेल्टा जी नॉट रिलेटेड होता है, 11th क्लास में आप पढ़े हैं कितना, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log K। अब देखिए यहाँ दोनों डेल्टा जी नोट यहाँ मिल रहा है, यहाँ ई सेल ई नोट सेल से रिलेटेड है और यहाँ log K से, तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं, तो हमें एक नया रिलेशन मिल गया, NF ई नोट सेल इक्वल टू 2.303 RT log K। तो देखिए ये 3 रिलेशन आपको मिले यहाँ, एक रिलेशन, 2 रिलेशन और तीसरा रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और ये इतना छोटा एक्सप्रेशन तीनों है, लेकिन यहाँ से लगातार आपको बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नीट हो, IIT हो, हर जगह क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इन्हें आप प्रैक्टिस कर लेंगे। एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, Ni solid plus 2 cerium 4 plus aqueous gives Ni2 plus aqueous plus 2 cerium 3 plus aqueous। हमें यहाँ पर ये रिएक्शन मिल रहा है, तो यहाँ देखिए Ni ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Ni+2 में गया, और सीरियम +4 से कहा जा रहा है, +3 में जा रहा है, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, और इसमें निकेल से निकेल +2 वाला जो देख रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, मतलब जितना लॉस हुआ उतना गेन हुआ, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ देखिए जब हमको दिया हुआ है यहाँ पर इस प्रोसेस में कि निकेल +2 का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.28 वोल्ट, और सीरियम +4 का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 1.61 वोल्ट। तो इस केस में देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो सेल पोटेंशियल है उसे हम लोग क्या कर देते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और ये दोनों में क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल ही होना चाहिए, आपको हमने बताया है। तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू रख दिए, तो हमें क्या मिल गया, 1.61 माइनस 0.28, तो कितना आ गया, टोटल 1.89 वोल्ट। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द क्वेश्चन से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज conductance of electrolytic solutions. The electrical resistance of any object is directly proportional to its length and inversely proportional to its area of cross section. आप ओम्स लॉ पढ़े हुए हैं, और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, R = ρL/A। और यहाँ देखिए इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, उसका सिंबल G होता है, इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। तो यहाँ हमें रेसिस्टेंस के इनवर्स कर देंगे तो हमें कंडक्टेंस मिल जाएगा। और देखिए तो कंडक्टेंस हम लोग क्या किए, कंडक्टेंस इक्वल टू 1/R इक्वल टू व्हाट, यहाँ फॉर्मूला बिल्कुल उल्टा हो गया, A/L रो हो गया, और 1/रो को हम लोग क्या कहते हैं, कप्पा, कंडक्टिविटी, 1/रो इक्वल टू कप्पा। तो कप्पा हमने पुट कर दिया, तो कप्पा इक्वल टू कितना हो गया, 1/रो, और यहाँ हमारा G इक्वल टू कितना हो जाएगा, KA/L। तो यहाँ हमें ये रिलेशन मिल गया। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल S और पर ओम, क्योंकि रेसिस्टेंस के जस्ट उल्टा होता है, इसलिए हम लोग जो रेसिस्टेंस का यूनिट है ओम, तो इसका क्या कर दिए, पर ओम, या इसी को हम लोग साइमन भी कहते हैं। द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जैसे रेसिस्टेंस का इनवर्स हमने क्या किया, कंडक्टेंस का दिया, उसी तरह यहाँ रेसिस्टिविटी का इनवर्स क्या हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक कंडक्टेंस, कौन कौन फैक्टर जो आयनिक कंडक्टेंस है उसको डिपेंड करता है, या आयनिक कंडक्टेंस किस फैक्टर से अफेक्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, वहां कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किया है, साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, साइज ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है। और जैसे देखिए साइज आप सोचते होंगे कि लिथियम की सबसे छोटी साइज होती है, तो ऐसा नहीं है। जब हम लोग पानी में डालते हैं तो इसकी इफेक्टिव साइज सबसे बड़ी हो जाती है लिथियम की, क्योंकि चार्ज बाई साइज रेशियो सबसे अधिक होता है। और यह बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है कि कंडक्टेंस का ऑर्डर बताइए, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप अगर हाइड्रेशन को छोड़ देंगे तो क्या आंसर दे देंगे, लिथियम प्लस, जो कि बिल्कुल इनवर्स आंसर है। तो इसलिए आप ध्यान देंगे, यहाँ चार्ज बाई साइज रेशियो कम होने से इसका उतना हाइड्रेशन नहीं हो पाता है, जिससे इसका साइज सबसे छोटा हो जाता है। लेकिन लिथियम पर चार्ज बाई साइज रेशियो अधिक होने की वजह से सबसे अधिक हाइड्रेशन हो जाता है और इसका साइज
ओवरऑल काफी बड़ा हो जाता है। तो जितना ही हाइड्रेशन अधिक होगा उतना ही कंडक्टेंस कम होगा। द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, इस पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर के साथ क्या होता है, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ आयनिक कंडक्टेंस बढ़ता है, क्योंकि वहां आयनाइजेशन के चांसेस टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ जाते हैं। तो जब आयनाइजेशन होगा, अधिक आयंस होते जाएंगे, तो वहां कंडक्टेंस बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, तो फर्स्ट डेफिनेशन, it is defined as the conductance of a solution, it is defined as the conductance of a solution containing 1 mole of the electrolyte। यह क्या है, एक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है जो क्या हो, 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कंटेन किया हुआ हो। मतलब वॉल्यूम से हमें कोई टेंशन नहीं है, मतलब हमें उतना वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। फिर से उतना वॉल्यूम आप सॉल्यूशन का लीजिए जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। Its formula is lambda m equal to kappa by C. If kappa is expressed in Simon per meter and the concentration C is in mole per meter cube, then molar conductivity unit will be Simon meter square per mole. इसी तरह अगर हम लोग क्या करें, आपको कप्पा को ले लेते हैं साइमन पर सेंटीमीटर, और यहाँ कंसंट्रेशन का यूनिट हमने ले लिया मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, तो लेम्डा एम का यूनिट क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय ए रिलेशन लेम्डा एम। लेम्डा एम जब हम क्या करें, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में लेंगे, तो कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी कर देना है। क्या, जो ग्रीन कलर में दिया हुआ क्या, कप्पा का यहाँ यूनिट दिया हुआ है, तो कप्पा इंटू 1000, और डिवीजन किससे कर देंगे, मोलारिटी से। तो इस तरह से हमें मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगा। और अब ध्यान दें, 1 साइमन मीटर, 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल जो होता है वह किसके बराबर होता है, 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर होता है। देन वेरिएशन ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन विथ कंसंट्रेशन। अब हम लोगों को देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन विथ कंसंट्रेशन। तो यहां देखिए, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। जो हमें नंबर ऑफ आयंस होते हैं पर मोल, वो क्या होते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। इस वजह से हमें डाइल्यूशन के साथ कंसंट्रेशन घटता है और हमारा कंडक्टिविटी यहाँ कम हो जाता है। At the same concentration, molar conductivity of a strong electrolyte will be more than the weak electrolyte because they furnish more ions in the solution. Strong electrolyte ज्यादा कंडक्ट करेंगे अगर कंसंट्रेशन सेम है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो भी ऐसा क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं और वो मोर आयंस देते हैं, इसलिए वो मोर कंडक्शन करेंगे। On dilution, molar conductivity for a strong electrolyte increases marginally, but for a weak electrolyte increases sharply. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर डाइल्यूशन किया जाए तो वहां क्या होता है, जो कंडक्टेंस बढ़ता है थोड़ा सा बढ़ता है। क्यों, क्योंकि वहां जब डाइल्यूशन होगा तो अपोजिट आयंस के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा और वो तेजी से मूव करेंगे तो कंडक्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इट इंक्रीजेस शार्पली। ऐसा क्यों, ड्यू टू डिक्रीज इन इंटर आयनिक इंटरेक्शंस, आयंस मूव फ्रीली। वहां क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट सबसे पहले तो क्या होगा, वहां भी इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम होगा। दूसरा, जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो वहां डिसोसिएशन और अधिक होगा जिससे मोर एंड मोर आयंस बनेंगे। और तीसरा, वहां वॉल्यूम बढ़ने से भी सॉल्यूशन का क्या होगा, वहां कंडक्टिविटी बढ़ेगा। और वॉल्यूम का इंपैक्ट हम लोग जैसा कि देख सकते हैं, कंडक्टेंस क्या होता है, KA/L, और इसे हम कह सकते हैं K/V। ऐसा क्यों, क्योंकि लेंथ जब हम लोग 1 ले लें तो एरिया इंटू 1 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम, क्योंकि L कितना है, 1 है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl लिया गया तो इसका कंडक्टेंस कंसंट्रेशन जैसे देखिए 0 की तरफ जब जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्योंकि वहां आयंस के बीच में
अट्रैक्शन फोर्स डाइल्यूशन के साथ कम होता है और आयंस इजीली मूव कर सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स, और वहां क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस शार्पली बढ़ रहा है। देखिए जब जीरो डाइल्यूशन के आसपास पहुंच रहे हैं तो इसका कारण क्या है, पहला कि डाइल्यूशन होने से डिसोसिएशन बहुत तेजी से बढ़ेगा, आयंस की संख्या बढ़ेगी, इसके बाद वॉल्यूम बढ़ेगा और साथ में इंटर आयनिक इंटरेक्शन भी कम होगा। किसके केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो इस तरह मोलर कंडक्टिविटी हमारा शार्पली किस में बढ़ा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। द कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, then the molar conductivity is known as limiting molar conductivity and it is represented by lambda m naught. lambda m naught से दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट है कंडक्टिविटी सेल। देखिए जो हम लोग कोई हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसका अगर हम लोग कंडक्टेंस मेजर करना चाहते हैं, मतलब इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस, तो कुछ चैलेंजेस हैं। क्या क्या चैलेंज है यहाँ? While measuring the resistance, DC current when used changes the composition of the solution. So we should use alternating current source. DC current change, अगर हम लोग DC करंट लेंगे तो DC करंट लेने से वहां कंपोजिशन चेंज हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, AC करंट ले लेते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे हम लोग वहां व्हीटस्टोन ब्रिज में रेसिस्टेंस को कनेक्ट करके हम लोग चार में से एक अननोन है तो उसका हम लोग मेजर कर लेते हैं, लेकिन हम लोग सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ए सॉल्यूशन कैनॉट बी कनेक्टेड टू ब्रिज लाइक ए मेटालिक वायर, सो वी शुड यूज ए स्पेशली डिजाइंड वेसल कॉल्ड कंडक्टिविटी सेल। हम लोग कंडक्टिविटी सेल लेंगे। जैसा आप देख रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हमारा डिटेक्टर जब जीरो रीडिंग देता है तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, R1/R2 इक्वल टू R3/R4 कर देते हैं। तो इस तरह से R2 का वैल्यू हमें मिल जाता है कितना, R1 इंटू R4/R3 कर देते हैं, तो हमें अननोन जो R2 है उसका रेसिस्टेंस मिल जाता है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, कंडक्टिविटी सेल में हम लोग सॉल्यूशन को पुट कर देते हैं, यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और सेम हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज वाला प्रिंसिपल अप्लाई कर देते हैं और यहाँ से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कंडक्टिविटी सेल देखिए मॉडल एग्जांपल यहाँ कुछ दिए गए हैं आपको, इस फॉर्म में हम लोग यहाँ सॉल्यूशन ले लेते हैं और यहाँ कैथोड एनोड दिए हुए हैं, एक कैथोड की तरह काम करता है तो दूसरा एनोड की तरह काम करता है, यहाँ हम लोग सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। अब देखिए इस कंडक्टिविटी सेल का लेंथ और एरिया कांस्टेंट होता है, तो लेंथ और एरिया का जो वैल्यू होगा वो भी एक कांस्टेंट होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जी स्टार से। अब जी और जी स्टार में कंफ्यूज नहीं हो, जी किसके लिए है, कंडक्टेंस के लिए, और जी स्टार किसके लिए, सेल कांस्टेंट के लिए। और देखिए यहाँ कंडक्टिविटी सेल जो आपने लिया इसका लेंथ और एरिया तो क्या है, कांस्टेंट है, तो L/A भी कांस्टेंट होगा, उसे क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो सेल कांस्टेंट को हम लोग थोड़ा सा यूज करते हैं। देखिए R इक्वल टू कितना होता है, रो L/A, तो रो इंटू जी स्टार लिख सकते हैं क्योंकि L/A कितना होता है, जी स्टार होता है, सेल कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा, ताकि जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक आपको रिएक्शन दिया हुआ है, इसका EMF आपको कैलकुलेट करना है और इनोड सेल दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एनोड के लिए रिएक्शन देखिए अपने समझने के लिए। तो निकल सॉलिड क्या करता है, Na+2 और 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और कैथोड पर यहाँ क्या होता है 2Ag+ गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव 2Ag, यहाँ दे दिया। तो इस तरह से नेट रिएक्शन अगर हम लोग लिखें तो Na solid plus 2Ag+ gives what, Na2+ plus 2Ag solid। अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, E cell इक्वल टू इनोड सेल माइनस 0.0591 by n log concentration of एनोड by concentration of कैथोड। और एनोड कैथोड यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट साइड में जो ऊपर है वो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। जो राइट हैंड साइड में है उसे न्यूमरेटर में ले लीजिए और जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनोड सेल हमें दिया हुआ है कितना है 1.05 वोल्ट, तो हमने ले लिया और इसको हमने एन कितना, यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा है, तो एन का वैल्यू 2 है, पुट कर दिया। लॉग Na2+ का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट साइड में जो आयन है डिवाइडेड बाई
कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस स्क्वायर, Ag प्लस का हमने कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर दिया। तो निकल प्लस का कंसंट्रेशन, निकल प्लस 2 का कंसंट्रेशन कितना है 0.16, और यहाँ जो Ag प्लस है उसका कंसंट्रेशन कितना होगा 0.002, और यहाँ जो आप जानते हैं स्टोइकियोमेट्री होता है उसे हमें क्या कर देना होता है, जो यहाँ स्टोइकियोमेट्री होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उस कंसंट्रेशन के स्क्वायर कर देते हैं, उसको हम लोग पावर में कर देते हैं। तो यहाँ हमने स्क्वायर कर दिया उसके कंसंट्रेशन को। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 0.9142 वोल्ट। तो इस तरह से देखिए ये बहुत ही पॉपुलर न्यूमेरिकल्स हैं, ये सब बहुत ही पूछे जाते हैं। अगर इन कुछ न्यूमेरिकल्स को आप प्रैक्टिस कर लें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल। यहाँ देखिए Ag/AgNO3 यहाँ कंसंट्रेशन दिया हुआ है, दूसरा AgNO3/Ag। तो यहाँ देखिए यहाँ कंसंट्रेशन सेल है। कंसंट्रेशन सेल से मतलब ये होता है कि वहां सिर्फ दो बीकर में सेम इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। जहां डाइल्यूट कंसंट्रेशन होगा, मतलब जहां कंसंट्रेशन कम होगा वहां ऑक्सीडेशन होता है, और जहां हाई कंसंट्रेशन होता है वहां रिडक्शन होता है। इसी में हमें एक सेल मिल जाता है जिसे हम लोग कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। तो यहाँ हमें E0 सेल दिया हुआ है। E0 किसका दिया हुआ है, Ag प्लस से Ag का दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, आपको कंसंट्रेशन सेल में E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, दोनों में कंसंट्रेशन सेल में क्या है, कैथोड और एनोड सेम मेटल का है। तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो E सेल हम कितना कर सकते हैं, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यूज। तो E सेल इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 बाई 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन पर मोल गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉग कंसंट्रेशन पुट कर दिया गया। सॉल्व करिए तो आ गया कितना 0.118 वोल्ट। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिए एक और थोड़ा सा हट के न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गिवन इलेक्ट्रोड PT Cl2 का प्रेशर दिया हुआ कितना 1.5 बार स्लैश 2Cl माइनस कितना 0.01 मोलर। तो E0 Cl2 स्लैश Cl माइनस, मतलब यहाँ जो रिडक्शन पोटेंशियल है कितना दिया हुआ है 1.36 वोल्ट, और कहता है कि आप इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए। तो हम लोग इस रिएक्शन को लिख सकते हैं क्या, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cl माइनस, और यहाँ हमें प्रेशर दिया हुआ है और यहाँ इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, वही क्या होगा E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 बाई n लॉग Cl प्रोडक्ट में है तो Cl माइनस का कितना जो स्टोइकियोमेट्री ऑफ पावर, और ये प्रेशर जो है PCl2। तो ऐसे केस में डायरेक्ट आप प्रेशर ही रख दीजिए गैस का जैसा हमने यहाँ लिया है, और वैल्यू पुट कीजिए तो कितना है 1.36 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग 0.01 का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 1.5, तो वैल्यू कितना आ गया 1.483 वोल्ट। तो बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह देखिए कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन, इसके लिए कैलकुलेट करना है। E0 सेल आपको दिया हुआ है और आप पढ़े थे क्या होता है, NF E0 सेल इक्वल टू 2.303 RT log Kc होता है। NF E0 सेल इक्वल टू 2.303 RT log Kc होता है। तो आप इसको पुट कर दीजिए। एट 293 केल्विन हम लोग जानते हैं 2.303 RT बाई F का वैल्यू कितना होता है, इतना होता है 0.0591, तो हमने ले लिया, और यहाँ E0 सेल इक्वल टू इतना बाई n log Kc हो गया। अब हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, log Kc बराबर कितना n E0 सेल बाई 0.0591 हो गया। यहाँ हमने Kc ले लिया log Kc, तो ये n इधर चला गया और इसे डिवीजन हो गया। तो E0 सेल बराबर कितना हो जाएगा 0.16 वोल्ट, और n कितना हो गया यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों, देखिए 4 Br माइनस Br2 में जा रहा है, एक ब्रोमीन यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो 4 Br माइनस कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया 4, और एक ऑक्सीजन यहां से यहां जाने में O-2 में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 ऑक्सीजन कितना गेन किया 4।
तो इस तरह से देखिए लॉस भी 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन भी 4 हुआ, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम n का वैल्यू पुट कर दिए और यहाँ ई नोट सेल हमको दिया ही है, पुट कर दिए, n का वैल्यू मिल गया। लॉग केसी बराबर हमें मिल गया 10.8 और केसी कितना हो जाएगा, जो वैल्यू आया उसका एंटी लॉग कितना 10.8, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया 6.31 इंटू 10 टू द पावर 10, हमें यहाँ केसी का वैल्यू मिल गया। तो ये भी बहुत ही फेबुलस न्यूमेरिकल है और आपसे बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सबको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। So today we discussed about Nernst equation, conductance of electrolytic solution, factors affecting ionic conductance, significance of conductivity cell, variation of molar conductivity with concentration cell. So thank you.